जय महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 8 में। मैंने पिछले वीडियो में क्या बोल दिया था कि लेक्चर नंबर 6 है, वो असल में 7 था और मुझे ना याद नहीं था। मैं 6 के धोखे धोखे में उसे 6 बोलते चल दिया था। तो 2 लेक्चर और लगेंगे, 10 लेक्चर में होगा बायो टेक्नोलॉजी। फिर एक आपका प्रीवाइटिव सेशन, मस्त अच्छा, फिर खत्म। ठीक है, फिर बायो टेक्नोलॉजी का तो एक हफ्ते बाद वो आ जाएगा वन शॉट। फिर अंदर बायो टेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो पिछला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था, ये याद रखना। दूसरी बात, ये लेक्चर नंबर 8 है। तो चालू करते हैं हम लोग। तो जो करना था, आए 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 आए, इतना सारा कर लिए थे हम लोग। मतलब बहुत सा डेटा किए हैं और इतना ज़्यादा बेसिक से किए हैं ना, आप तो किसी और के यूट्यूब में नोट्स में नहीं दिखेगा। ये सब जो कंटेंट है ये पेड बैचेज के कंटेंट है। ठीक है, मैंने जितना भी कंटेंट दिया ये सब पेड बेसिस में दिया जाता है, इतना डिटेल से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ही दे दिया है आपको कंटेंट। अब कंटेंट की कमी नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है, तो चालू करते जीन ट्रांसफर। पहली बात, हम लोग ने एनिमल में क्या पढ़ा है? एनिमल में हम लोग यूज करते हैं लेक्टोवायरस। एनिमल में हम लोग क्या यूज करते हैं? लेक्टोवायरस। पर एनिमल में एक चीज है, एनिमल में एक चीज है कि एनिमल में जो जीन ट्रांसफर है, एनिमल में जो जीन ट्रांसफर है वो मोस्ट ऑफ दी केसेस में सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब वो जाइगोटिक या एम्ब्रियो स्टेज में किया गया हो। मतलब एनिमल में जो जीन ट्रांसफर है, एनिमल में ये जो जीन ट्रांसफर है, ये कब सक्सेसफुल हो पाता है? मोस्टली ये तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब ये एम्ब्रियोनिकल स्टेज में किया गया हो या जाइगोटिक स्टेज में किया हो। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल कब है? जाइगोटिक या एम्ब्रियोनिकल स्टेज में। जाइगोटिक, जाइगोटिक एंड एम्ब्रियोनिकल स्टेज, जाइगोटिक या ये ऐसे स्लैश एम्ब्रियोनिकल स्टेज में जब किया जाए तभी ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तभी ये सक्सेसफुल होता है। तो जाइगोटिक या एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तभी ये मोस्टली सक्सेसफुल होता है। तो ये जीन ट्रांसफर है क्या? एक होस्ट सेल में अलोवेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर ही तो कर लें, वेक्टर घुसा ले हैं तो उसमें जीन ट्रांसफर ही को तो कर लें। तो लोग प्लांट में जो करते हैं वो जनरली हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन होती है, वो आसानी से ट्रांसफर कर देता है। पर क्या हर एक सेल में, क्या प्लांट में मोनोकॉस, टेलिडोफाइट्स, एल्गी, ब्लायोफाइट्स, इन सब में वो कर पाएगा? नहीं। हाँ कि ना? नहीं कर पाएगा। क्या प्रोटिस्टा में लेप्टोवायरस या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या फंजाई में कर पाएंगे लेप्टोवायरस और एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए तो कुछ और मेथड चाहिए ना, उनके लिए तो कुछ और मेथड चाहिए। हाँ कि ना? ये सर चाहिए। कई बार बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना रहता है, ई कोलाई में, तो उसमें अलग, तो उसमें भी वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और हम लोग तो ट्रांसफर ऐसे करना है कि सेल को नुकसान भी ना हो। पता चला हम लोग ट्रांसफर करने के चक्कर में सेल ही बर्बाद कर दिए तो वो हम लोग से किसी काम का नहीं बचेगा, बस हम लोग की लागत लगेगी। हाँ कि ना? ये सर। कर लो। तो जीन ट्रांसफर जो है, जीन ट्रांसफर क्या है? वेक्टर के थ्रू हम लोग फॉरेन डीएनए अपने होस्ट सेल में ट्रांसफर कर लें। हाँ कि ना? यस सर। तो वही है जीन ट्रांसफर, वही है जीन ट्रांसफर। तो सर, ये जो हम लोग बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक सेल की, तो इससे बहुत सी चीजें चल देती हैं। तो ये डीएनए क्यों नहीं जा पाता? ये डीएनए क्यों नहीं जा पाता? ऑब्वियस सी बात है। एक चीज पढ़ी होगी कि लाइट डिजॉल्व इन लाइट। तो जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें बहुत सा पार्ट लिपिड का है जो क्या है? नॉन पोलर है। जो क्या है? नॉन पोलर है। हाँ कि ना? नॉन पोलर है। हाँ कि ना? यस सर, नॉन पोलर है। ठीक है, चलो, वो नॉन पोलर है। अब लिपिड नॉन पोलर है, मतलब ये इसमें कोई भी ऐसा कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज इस पे जीरो है। इसमें नेट चार्ज क्या है? जीरो है। नेट चार्ज जीरो है इस पे। हाँ कि ना? ये सर, नेट चार्ज इस पे जीरो है। पर जो डीएनए मॉलिक्यूल है, मैंने इससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही बताया था, ये कैसा चार्ज है? ये नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? ये नेगेटिवली चार्ज है। हाँ कि ना? यस सर, नेगेटिवली चार्ज है। हाँ कि ना? फॉस्फेट ग्रुप के कारण ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या इससे पास हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो जो आयंस लेते हैं
उनके लिए प्रोटीन लगते हैं, उनके लिए प्रोटीन लगते हैं, हाँ कि ना। तो जो हमारा वेक्टर है या मान लेते प्लाज्मिड है, क्या वो भी डीएनए नहीं है? मतलब ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये सिर्फ ऐसी सेल से डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा। इसके लिए या तो मैं फिर प्रोटीन बनाऊं, तो वैसे तो प्रोटीन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब मुझे सेल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे बैक्टीरियल सेल या जो भी हो सेल है उसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मतलब जो किसी काम को कर सके। तो मुझे उसे वेक्टर लेने के लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा थी, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे थी, वो वेक्टर लेने के लिए समर्थ हो जाए, हाँ कि ना, असमर्थ ना रहे वेक्टर लेने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। जो डीएनए है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन तो पास नहीं कर पाएगा, तो कैन नॉट पास सेल मेम्ब्रेन। कैन नॉट पास सेल मेम्ब्रेन। कैन नॉट पास सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन तो पास नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे सीएम लिख दिया हूँ, सेल मेम्ब्रेन तो ठीक है। तो हम लोग तो जो बैक्टीरियल सेल है या बता देते हैं बैक्टीरिया हो गया या होस्ट सेल हो गया। पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया सेल को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा हम लोग। तो बैक्टीरियल सेल को क्या बनाना पड़ेगा? बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल सेल तो हम लोग तो कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो क्या ले ले? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो क्या ले ले? वो हमारा प्लाज्मिड ले ले या आरडीएनए ले ले। तो उसके लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अब जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल है वो उससे कैसे बदला जाए कॉम्पिटेंट सेल में? उसे कैसे बदला जाए कॉम्पिटेंट सेल में, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें पहला एक मेथड आता है हीट शॉक, और ये बैक्टीरिया सेल के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। तो चलो पहले बैक्टीरिया की बात कर लेना। तो हीट शॉक एक मेथड है, इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं बेसिकली, पहले जो वो है सेल है, पहले जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल है, इसे किसके साथ डिलीट करवाया जाता है? इसे डिलीट करवाया जाता है डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम। मतलब कैल्शियम 2+ के साथ इसे क्या किया जाता है? डिलीट करवाया जाता है। या कैल्शियम प्लस प्लस ले सकते हो, ये कैल्शियम 2+, ये डाइवेलेंट कैटायन है, इसके साथ डिलीट करते हैं तो इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वो कॉम्पिटेंट हो जाती है। कैसे सर? ये कैल्शियम 2+ इसकी मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा। अब इसकी मेम्ब्रेन भी क्या हो गई? हल्की सी होलल हो गई, हल्की सी होलल हो गई, हाँ कि ना? तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटेंट हो गया सेल। ये क्या हो गया? कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल हो गया। यहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के लिए बी लिख दे रहा हूँ, और ये भी क्या हो गया? कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल, हाँ कि ना? ये सेल कॉम्पिटेंट हो गया, ये बैक्टीरिया सेल। अब इस कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल के लिए क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? बता हैं इस कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल के आसपास क्या है? प्लाज्मिड तो प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि ना? क्या रहेगा? प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि ना? प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि ना? तो अब इस कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल को मैं क्या करूंगा? हीट शॉक दूंगा। क्या दूंगा? हीट शॉक दूंगा। हीट शॉक मेथड इस पे यूज करूंगा, इसे मैं हीट शॉक दूंगा, हाँ कि ना? अब ये बताओ हीट शॉक होता क्या है? मतलब क्या समझते हो? गर्मी के झटके, गर्मी के झटके कैसे पालेंगे? जब पहले मैं उसे एकदम ठंडे में रखूंगा, फिर उसे एकदम गर्म में लग दूंगा, और फिर उसे वापस से ठंडे में लग दूंगा। तो क्या इसमें झटका नहीं लगा उसे अचानक से गर्मी का? हाँ कि ना? हाँ कि ना? गर्मी का झटका लगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? जो बैक्टीरिया है वो, बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया क्या करेगा? टेक्स बता देते हैं। बैक्टीरिया क्या कर लेगा? टेकअप कर लेगा, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। बैक्टीरिया क्या करेगा?
टेकअप कर लेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो टेकअप आल डीएनए, हाँ कि ना, आल डीएनए तो अंदर ले लेगा। तो सर किए क्या मतलब एक्चुअली, बेसिकली ये किए, मान लो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक, अरे मान लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हाँ कि ना। तो ही स्टॉक मेथड में किए क्या, ये टेस्ट ट्यूब है मान लेते हैं, हाँ कि ना। तो मैंने इसमें डाइवेलेंट कैटायन से डिलीट हुआ हुआ बैक्टीरिया डाल दिया, इसमें डाइवेलेंट कैटायन से डिलीट हुआ हुआ बैक्टीरिया डाल दिया। दूसरा फिर अपना रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल भी इसी में डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल भी इसी में डाल लिया, हाँ कि ना। तो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, हाँ कि ना। ये सर ये टेस्ट ट्यूब है। अब मैं इसे क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, इसे पहले ठंडे में रखेंगे, इसे पहले ठंडे में रखेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, इसे क्या करेंगे, पहले ठंडे में रखेंगे, इसे पहले क्या करेंगे, ठंडे में रखेंगे, हाँ कि ना। यस सर। और ये क्या है, आइस है, मान लो ये क्या है, आइस है, इसे आइस से इंक्यूबेट कर देंगे अच्छी से, ठीक है। तो ये आइस है। अब क्या करूंगा, अचानक से इसे निकालूंगा और किस में डाल दूंगा, इसे अचानक से खौलते हुए पानी या हॉट बाथ में डाल दूंगा, मान लेते हैं किस में डाल दूंगा, हॉट बाथ में, यहाँ पे पानी है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये क्या है, हॉट बाथ। और इसका एनसीआरटी टेम्परेचर क्या देखती है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ कि ना। यस सर। क्या देती है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ कि ना, या डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। अब इसमें मैं डाल दूंगा, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। फिर अच्छा, फिर इसे वापस से इस आइस के बैग में डाल दूंगा। तो गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम पहले ठंडा, फिर एकदम अचानक से गरम, और फिर ठंडा, हिल नहीं जाएगी सेल की मेम्ब्रेन, हिल जाएगी ना, तो ये एकदम गरम ठंडा हिला के लग देगा उसे, हाँ कि ना। यस सर। तो वो क्या काम का, तो क्या ये प्रोसेस हमारे काम आ सकता है बैक्टीरिया सेल में, हाँ काम आ सकता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो पहले क्या करेंगे, इसे इंक्यूबेट करेंगे कोल्डर टेम्परेचर में, इंक्यूबेट करेंगे सेल को कोल्डर टेम्परेचर में। पर ये याद रखना है किसके साथ, बैक्टीरिया या यानी वेक्टर या हमारे प्लाज्मिड के साथ। तो सेल को इंक्यूबेट किया जाता है अलॉन्ग विद प्लाज्मिड इन दी लोअर टेम्परेचर या ऑन आइस बोल सकते हो, followed by placing the test tube in, followed by placing the test tube in 42 degree hot 42 degree Celsius hot bath, हाँ कि ना। देन अगेन प्लेसिंग देम बैक इनटू दी आइस, इस तरीके से आप लिख सकते हो, हाँ कि ना। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, इन दी हीट स्ट्रोक मेथड, in the heat stroke method, the incubation of competent bacterial cell is done along with recombinant DNA, on ice, and then placing them, followed by placing them in a hot bath of 42 degrees Celsius, followed by placing them in the hot bath of 42 degrees Celsius, and again placing them back into the ice. This method is known as heat shock, हाँ कि ना। ये अचानक से झटका लगा, पहले वो मस्त उसका एनवायरनमेंट ठंडा ठंडा हो गया था, पहले उसका एनवायरनमेंट मस्त ठंडा ठंडा हो गया था, फिर अचानक से उसे गर्म में डाले तो गर्मी का झटका नहीं लगेगा, लगेगा। तो यही है हीट शॉक मेथड, हाँ कि ना। अब जो जीन ट्रांसफर है, अब जो जीन ट्रांसफर है, इसके कौन से मेथड है, इसके कितने मेथड हो सकते हैं। तो क्या हमेशा अन लो तो वेक्टर मिले जरूरी है, क्या अन लो तो वैसा वेक्टर हमारे फॉरेन डीएनए जो अन लो तो ट्रांसफर करना है, क्या उसका जरूरी है, नहीं सर जरूरी नहीं है। तो नेचर में हर कोई चीज फिक्स नहीं है, तो इसका तो हो गई। तो क्या हर कई बार मिलेगा भी, हाँ। तो सर मतलब हम लोग तो कुछ जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर मिल रहा है, कुछ के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग मेथड्स लगाने पड़ेंगे, हाँ कि ना। तो एक होता है कि जीन ट्रांसफर को पहले मैं वेक्टर में डालूं और फिर मैं होस्ट सेल में ट्रांसफर करूं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, उस मेथड को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट
मेथड, हाँ कि ना? इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हो, या बोल सकते हो इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हो, या इनडायरेक्ट थ्रू वेक्टर। इसमें क्या लेता है, डिजाइलेबल जीन या फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है वेक्टर के साथ और फिर ट्रांसफर किया जाता है। मतलब सर जो हम लोग इतनी देर से इतने लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो इनडायरेक्ट मेथड है? तो मेरा आंसर क्या होगा, यस। तो मेरा आंसर क्या होगा, यस। तो इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें तीन एग्जाम्पल लिख लेंगे। एक हो जाएगा एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन का यूज, फिर दूसरा हो जाएगा क्या देते हैं लेप्टोवायरस का यूज, तीसरा हो जाएगा ये हीट शॉक मेथड। तो इसमें भी वेक्टर यूज किया गया, हाँ कि ना? एक आता है जिसमें वेक्टर की जरूरत नहीं रहती, या लो तो उसका वेक्टर ना मिला हो, हाँ कि ना? तो वो होता है डायलेट मेथड, जिसमें फॉरेन डीएनए तो बिना वेक्टर की स्टेप के डायलेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, डायलेट या बोल सकते हो वेक्टरलेस मेथड। ये क्या होता है, डायलेट या वेक्टरलेस मेथड, हाँ कि ना? कैरेक्टरलेस मेथड नहीं, वेक्टरलेस मेथड, हाँ कि ना? यस सर। तो अब अन लो तो क्या पढ़ना है, अब अन लो तो ये डायलेट मेथड ही पढ़ना है, अब अन लो तो ये डायलेट मेथड ही पढ़ना है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें चार प्रकार आते हैं। पहला आता है केमिकल, पहला क्या आता है, केमिकल मेथड, ठीक, केमिकल के थ्रू, हाँ कि ना? केमिकल के थ्रू। दूसरा आता है इलेक्ट्रोपोलेशन, इलेक्ट्रोपोलेशन समझेंगे क्या है, पर नाम से ही समझ में आ जाता है थोड़ा सा, हाँ कि ना? ये क्या है, इलेक्ट्रोपोलेशन, इलेक्ट्रोपोलेशन, हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है, इलेक्ट्रोपोलेशन, हाँ कि ना? यस सर। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड, या बायोलिस्टिक जीन गन मेथड पूरा बोल सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, और क्या देते हैं, या जीन गन मेथड भी बोल सकते हो, बायोलिस्टिक मेथड या बता देते हैं जीन गन मेथड भी बोल सकते हो, या पूरा बायोलिस्टिक जीन गन मेथड भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। फिर क्या आएगा, फिर आएगा चौथा मेथड क्या आता है, या फोर्थ मेथड क्या आता है, माइक्रो इंजेक्शन। फोर्थ मेथड क्या आता है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, हाँ कि ना? यस सर, माइक्रो इंजेक्शन आता है, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन आता है, हाँ कि ना? ये सर। तब लो तो पढ़ना है डायलेट मेथड, हाँ कि ना? ये सर। तो चालू करें, करते हैं चालू, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, अब क्या होता है बेसिकली कि सर पहले ये तो समझा दो, यानी पहले वापस से रिवाइज करवा दो ये। तो जीन ट्रांसफर में क्या हो रहा है, जीन ट्रांसफर क्या है, होस्ट सेल में जो हम लोग फॉरेन डीएनए हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वही तो बता देते हैं, वही तो कारण है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वही तो कारण है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं। यानी जीन ट्रांसफर क्या है, हम लोग फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, होस्ट सेल में, हाँ कि ना? तो हम लोग पहले बात करते हैं बैक्टीरिया सेल की। तो बैक्टीरिया सेल में क्या ये जो डीएनए है, क्या बैक्टीरिया सेल में मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया सेल है, मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया सेल है, तो इसके आसपास सेल वॉल भी रहेगी, और सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स को जाने नहीं देती। तो क्या सेल वॉल डीएनए को जाने देगी, नहीं जाने देगी? तो क्या करेंगे, हम लोग इसे कैल्शियम से डिलीट करवा देंगे। कैल्शियम से डिलीट करवाने पे जो इसकी सेल वॉल है, वो क्या इसे जाने देगी? हाँ जाने देगी। तो सेल वॉल में जो पोर्स रहते हैं उसके थ्रू उसमें कैल्शियम की ट्रीटमेंट होने से ये मैक्रोमोलेक्यूल को जाने देता है। अब ये क्या सेल मेम्ब्रेन इसे जाने देगी, इस डीएनए को नहीं, क्योंकि ये डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है लिपिड, वो पोलर है, मतलब उनमें नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो ये क्या जाने देगी, नहीं जाने देगी, क्यों? तो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अब लो तो पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा बैक्टीरियल सेल को, हाँ कि ना? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हीट शॉक मेथड। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सेल को कैल्शियम से डिलीट करवाए, कैल्शियम से डिलीट करवाए तो वो कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बन गया।
कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल मतलब अब डीएनए उसके सेल वॉल को तो क्लोज कर पा रहा है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ बची है। अब सेल मेम्ब्रेन के हम लोग क्या यूज करेंगे, हीट शॉक। हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से हीट शॉक। इससे क्या होता है कि जो वो है क्या कहते हैं बैक्टीरिया सेल, वो डीएनए लेने के तैयार हो जाता है या कॉम्पिटेंट या डीएनए ले लेता है। ऐसा कैसे, पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल के साथ आरडीएनए को डाल देंगे। फिर पहले उसे थोड़ी देर इंक्यूबेट करेंगे आइस में, उस टेस्ट ट्यूब को, और अचानक से उस टेस्ट ट्यूब को हॉट बाथ 42 डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, वापस से थोड़ी देर बाद वापस से आइस में डाल देंगे। हाँ कि ना, ये 2-3 बार किया जाता है, यही दोहराई जाती है साइकिल, और फिर वो लेता है, फिर वो डीएनए लेता है। हाँ कि ना, पर ये तो बैक्टीरिया सेल की बात हुई, तो अभी तो और भी सेल बचे हैं। हाँ कि ना, ठीक है। दूसरी बात, जो जीन ट्रांसफर है, क्या हमेशा वेक्टर के थ्रू वो जरूरी है? नहीं सर, क्योंकि कई बार उसका वेक्टर ना मिले या हम लोग सिंथेसाइज कर लें वेक्टर, तो हम लोग को उस समय तक सिंथेसाइज ना हुआ हो जब हमें जरूरत हो। हाँ कि ना, या कुछ ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनमें वेक्टर भी ना यूज हो रहा हो और हम लोग की लागत जो है या कॉस्ट है वो भी कम पड़ रही हो, तो उन मेथड तो क्या बोल सकते हैं जिनमें वेक्टर यूज नहीं हो रहा, उन्हें बोलते हैं डायलेक्ट या वेक्टरलेस मेथड। तो इनमें कौन कौन आता है, केमिकल मेथड आता है, इलेक्ट्रोपोलेशन आता है, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड आता है, और कौन आता है, माइक्रो इंजेक्शन आता है। अब क्या है, अब जो वेक्टर वाले मेथड है उसमें क्या हो रहा है, पहले फॉरेन डीएनए तो किसमें ऐड किया जा रहा है, वेक्टर में, फिर किसमें जो डाला जा रहा है ओशर में, तो ये इनडायरेक्टली डाला जा रहा है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें 3 एग्जांपल ले सकते हैं, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का, लैक्टोवायरस का, और किसका, हीट शॉक मेथड का। हाँ कि ना, यस सर। तो अब डायलेम मेथड पे आते हैं, और डायलेम मेथड पे पहले पढ़ते हैं केमिकल मेथड। पहले क्या पढ़ते हैं, केमिकल मेथड। हाँ कि ना, यस सर, पहले पढ़ते हैं केमिकल मेथड। पहला आएगा केमिकल मेथड। हाँ कि ना, यस सर, केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, केमिकल से ट्रीटमेंट की जाती है, कहा देते हैं होस्ट सेल, और उस टेस्ट ट्यूब में केमिकल डाला जाता है जिसमें होस्ट सेल और फॉरेन डीएनए है हमारा। इसमें तो वेक्टर की जरूरत नहीं, मतलब इनमें क्या, डायलेमेथर में क्या नहीं बनेगा, आर डीएनए नहीं बनेगा, तो वो डायलेमेथर में लिख लेते हैं आर डीएनए जो है वो नहीं बनेगा, आर डीएनए जो है वो नहीं बनेगा, तो वेक्टर की तो जरूरत नहीं है, तो आर डीएनए बनने का कोई फायदा ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। हाँ कि ना, तो इसमें क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब है जिनमें हमारा बैक्टीरिया, ये टेस्ट ट्यूब हुआ। अब क्या है कि अब इसमें हमारा वो है, बता देते हैं, हमारा होस्ट सेल डाल देंगे, और हमारा जो फॉरेन डीएनए है या जो बोल सकते हो डिजाइरेबल डीएनए उसे डाल देंगे, प्लस एक केमिकल भी डाल देंगे। अब वो केमिकल क्या करता है, होस्ट सेल के साथ छेड़खानी करता है और उसे कॉम्पिटेंट बनाता है, ताकि वो अ, उस फॉरेन डीएनए को ले ले, उस फॉरेन डीएनए को ले ले। तो ये केमिकल क्या हो सकता है, ये केमिकल जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल हो सकता है, पीईजी, ये याद रखना है। सिर्फ एक ही केमिकल याद रखना है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है इसका फुल फॉर्म, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलीन या पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल मेथड में ऑब्वियसली नाम से पता चल रही थी केमिकल्स यूज होंगे, तो कैसे केमिकल्स, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स जैसे केमिकल्स यूज होते हैं जो मदद करते हैं होस्ट सेल को, ताकि वो फॉरेन डीएनए को ले ले, ताकि वो फॉरेन डीएनए को ले ले। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स केमिकल्स लाइक chemicals like polyethylene glycol ब्रैकेट में PEG ब्रैकेट क्लोज, that helps that helps that helps in the uptake of fallen DNA into the host cell। हाँ कि ना, यस सर, into the host cell। दूसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोपोलेशन।
दूसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोपोलेशन। दूसरा जो मेथड आता है वो होता है इलेक्ट्रोपोलेशन। अब इलेक्ट्रोपोलेशन का मतलब क्या है? पीछे जगह है? नहीं, जगह नहीं है। चलो ठीक है। इलेक्ट्रोपोलेशन, दूसरा क्या आता है? इलेक्ट्रोपोलेशन। इलेक्ट्रो का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और पोलेशन मतलब छेद बनाना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग छेद बनाएंगे, हम लोग सेल मेम्ब्रेन में छेद बनाएंगे, हाँ कि ना? ये सेल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग छेद बनाएंगे। तो करते कैसे हम लोग, करते कैसे हैं, हाँ कि ना? करते कैसे हैं बेसिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो मान लेते हैं ये एक हमारा होस्ट सेल है। ये हमारा क्या है? होस्ट सेल है। होस्ट सेल है, हाँ कि ना? ये हमारा होस्ट सेल है, हाँ कि ना? यस सर, होस्ट सेल है। अब ये कुछ आउटर में कुछ मेम्ब्रे वेसिकल छोड़ेगा, हाँ कि ना? ये कुछ वेसिकल्स छोड़ेगा, हाँ कि ना? अब ये जो वेसिकल्स लेंगे ये दिखेंगे कैसे? ये भी लिपिड के बने रहेंगे वेसिकल्स, हाँ कि ना? तो ये दिखेंगे कुछ ऐसे, ये दिखेंगे कुछ ऐसे। ऐसे करके इनका रहेगा, हाँ कि ना? यस सर, ऐसा करते रहेगा। तो ये ऐसा करके रहेगा, हाँ कि ना? पूरे लिपिड से बने हुए रहेंगे, हाँ कि ना? यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, और यहाँ पे भी लिपिड, हाँ कि ना? यहाँ पे भी लिपिड, 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 यहाँ पे भी लिपिड। ठीक है, ऐसी लिपिड रहेंगे। तो क्या करेंगे? मैं और नहीं बना रहा आगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऐसे खुल जाएगा बीच से थोड़ा सा। ठीक है, ये जो लिपिड है ये थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये हल्के से खुल जाएंगे। क्यों खुलेंगे सर? ये भी बता रहा हूँ। क्यों खुलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिपिड, क्यों खुलेंगे बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ। क्यों खुलेंगे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते रहेगा, हाँ कि ना? यस सर, ऐसे करते रहेगा। ये बीच से खुल गए हैं, हाँ कि ना? यहाँ से खुल गए। थोड़े समय के लिए खुलते हैं बस। ठीक है, उतने समय में क्या होगा बता रहा हूँ। बेसिकली ऐसे खुल जाएंगे, यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, हाँ कि ना? यस सर, ऐसे खुल जाएंगे। मान लेते हैं सर खुल गए। आगे बताओ सर, आगे आगे बताओ। आगे बताने का सर टाइम पास नहीं करना है। तो क्या होगा? तो क्या होगा बेसिकली ये समझना है। तो मान लेते हैं इसके आसपास क्या लेंगे? डीएनए मॉलिक्यूल्स लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल्स लेंगे जो हम लोग धागे काटे लेंगे छोटे छोटे, हाँ कि ना? तब जैसे ही ये खुलेगा तो ये क्या करेंगे? इसमें एंटर कर देंगे। ये क्या करेंगे? इसमें एंटर कर देंगे, हाँ कि ना? यस सर, ये क्या करेंगे? इसमें एंटर कर देंगे। अब सर पहली बात, ये खुला क्यों? पहली बात, ये खुला क्यों? तो इधर थोड़ा आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या दिखेंगे? बिफोर पल्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिफोर पल्स। ये क्या है? बिफोर पल्स, बिफोर पल्स, हाँ कि ना? पल्स से पहले, हाँ कि ना? और ये क्या है? आफ्टर पल्स। ये क्या है? यानी ये है ड्यूलिंग पल्स। ये क्या है? ड्यूलिंग पल्स, सॉरी आफ्टर पल्स नहीं है, ये ड्यूलिंग पल्स है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ये है ड्यूलिंग पल्स। अब ड्यूलिंग पल्स के बाद क्या आएगा? मैं यहीं से एक लाइन काट ले रहा हूँ। ड्यूलिंग पल्स के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बेसिकली ये वापस से ऐसे जॉइंट हो जाएंगे, लिपिड ही लेंगे बना लीला। पर अंदर जो है वो फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये जो फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल्स है ना, अब ये अंदर आ चुके हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? आफ्टर पल्स। ये क्या हो जाएगा? आफ्टर पल्स, हाँ कि ना? यस सर, ये क्या हो जाएगा? आफ्टर
पल्स, हाँ कि ना? यस सर। तो बिफोर पल्स इसमें अंदर फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, आसपास घिराए हुए थे। पर ड्यूरिंग पल्स क्या हुआ, हल्की सी लिपिड खुली, हल्की सी लिपिड के बीच में जो बॉन्ड थे वो टूटे, आपस में जैसे वो जुड़े हुए थे, और गैप बना, तो ये जो फॉरेन डीएनए ये एंटर कर गए। अब जैसे ही पल्स बताएंगे तो ये क्या होगा, वापस से लिपिड के मॉलिक्यूल वैसे ही जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, ये पल्स है क्या सर? ये पल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या पल्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पल्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना? यस सर, ये पल्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो पल्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सर ये लिपिड खुला क्यों? बेसिकली लिपिड खुला क्यों? लिपिड इसलिए खुला तो कि लिपिड के पास एक होता है पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। तो जो पोलर एंड है वहां पे चार्ज होता है, वहां पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज में इम्पैक्ट तो आएगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में हल्का मूव करते हैं, हल्का सा खिसकते हैं, जिसके कारण बीच में गैप बन जाता है और वहां से जो फॉरेन डीएनए है वो एंटर कर जाता है, हाँ कि ना? तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोपोलेशन में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पोल बनाया। अब पोल कैसे बनाया? एक बैक्टीरिया सेल था, वो कुछ आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स रिलीज करता ही है, या कोई होस्ट सेल है वो आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स रिलीज करता ही है, तो वो जो सिक्रीशन करता है वो भी बाहर वेसिकल्स के फॉर्म में कई बार रिलीज करता है। तो क्या होगा, हम लोग इस वेसिकल्स को लेंगे और इनका इलेक्ट्रोपोलेशन करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाएंगे, तो इनके बीच में गैप गैप आ जाएगा हल्का, और वो छोटे समय के लिए। अब उस छोटे समय में ही जो आसपास के फॉरेन डीएनए है वो इसमें एंटर कर जाएंगे, हाँ कि ना? और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बताते ही वो लिपिड के मॉलिक्यूल वापस से वैसे ही जुड़ जाएंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना? अब ये वेसिकल्स इसी होस्ट सेल का है, तो जब इस वेसिकल तो वापस से इस होस्ट सेल के कल्चर में डालूंगा तो ये उसके मेम्ब्रेन में जाते डिफ्यूज हो जाएगा, हाँ कि ना? तो बिना वेक्टर के मेरा जो फॉरेन डीएनए है वो होस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इसमें हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पोस्ट बनाए। अब पोस्ट बने क्यों? तो जो लिपिड है, जो लिपिड है उसका एक एंड पोलर लेता है और एक पेन नॉन पोलर लेता है, तो जो पोलर एंड में नेगेटिव चार्ज लेता है, और नेगेटिव चार्ज तो में तो इम्पैक्ट आएगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाँ कि ना? आएगा सर। तो उसी कारणवश वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में, जिस साइड उनका फेस लेता है, और उसके कारण गैप बन जाता है, उसके कारण गैप बन जाता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रोपोलेशन की मदद से अपना जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोपोलेशन उसी सेल में हो पाएगा जिसमें आउटर मेम्ब्रेन की वेसिकल्स बनेंगी, तो इसमें मेम्ब्रेन से बाहर आती हुई वेसिकल्स बनेंगी, और उन्हीं के साथ हम लोग ने छेड़खानी की है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? और यहाँ पे पल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोपोलेशन, electroporation is a method is a method in which an electrical field is applied. Electroporation is a method in which an electrical field is applied to cell in order to increase the permeability of cell membrane, comma, allowing DNA, ब्रैकेट में फॉलन स्लैश डिजाइलेबल, DESIRABLE डिजाइलेबल, ब्रैकेट क्लोज, to be introduced to be introduced into the cell, also called also called इलेक्ट्रो ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो ट्रांसफर, हाँ कि ना? अब ये किसके लिए बेस्ट है? ये उनके लिए बेस्ट है जिनमें क्या रहती है, सेल्स बेस्ट फॉर सेल्स विच हैव सेल वॉल। जिन सेल के पास सेल वॉल रहती है उन सेल के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि सेल वॉल को में फिर हम लोग तो कैटायन से डिलीट करवाना पड़ेगा, और उसमें हीट शॉक मेथड देनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं हीट शॉक मेथड से वो ले या बहुत समय लग जाता है। तो उससे अच्छा लोग उसकी वेसिकल्स कलेक्ट करेंगे और उन वेसिकल्स के साथ इलेक्ट्रोपोलेशन करवाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। हम्म
7 9 उठ गए हो क्या? तो इलेक्ट्रोपोलेशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रोपोलेशन में हुआ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोगों ने पोल बना लिया किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। और ये पोल कैसा बना है? टेम्पररी बना है। ये पोल टेम्पररी बना है, कुछ समय के रहेगा, जब तक थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और फिर खत्म हो जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे, हाँ कि ना? तब तीसरा मेथड क्या आता है? तीसरा मेथड आता है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे बायोलिस्टिक से लिख रहा हूँ, ठीक है? तो जीन गन मेथड पीछे नाम लिख दिया था। अब आता है बायोलिस्टिक। इसमें क्या करते हैं, ये जीन गन गन से क्या होती है, बुलेट निकलती है और वो क्या कहते हैं, जाके जब लगती है एक आदमी को तो उसके बॉडी में घुस जाती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे भी जीन गन से बुलेट निकलेगी और वो जाके जब एक सेल से टकराएगी तो किसमें घुस जाएगी? उस सेल के अंदर घुस जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या होगा, जैसे बुलेट निकलती है गन से तो वो पियर्स कर जाती है बॉडी के अंदर, एक पर्सन की बॉडी के अंदर, वैसे ही यहाँ पे बायोलॉजिकल जीन गन से भी जब एक बुलेट निकलेगी, एक बुलेट जैसी चीज, वो भी जाके किधर टकरा जाएगी? किधर टकरा जाएगी? एक सेल से टकरा जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी, हाँ कि ना? अब क्या होगा, इसमें हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं ये टंगस्टन है। ये क्या है? टंगस्टन है, ये गोल्ड है, हाँ कि ना? मान लेते हैं ये टंगस्टन है और गोल्ड है। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है। और इसके आसपास क्या लपेट दिया मैंने? इसके ऊपर मैंने लपेट दिया है अपना डीएनए, फॉरेन डीएनए को ऐसे लपेट दिया है, हाँ कि ना? फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीन गन से इसे क्या करूँगा, फायर करूँगा। जीन गन से इसे क्या किया मैंने, फायर किया, हाँ कि ना? जीन गन से ये फायर हो गई, हाँ कि ना? अब ये जीन गन से फायर हुई तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई सेल था, कोई सेल था, और उससे क्या हुई, ये जाके टकराई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फायर होगा, और भी दो बहुत सारे पार्टिकल फायर होते हैं जो जाके टकरा जाए वो काम कर जाता है, हाँ कि ना? और भी पार्टिकल फायर होते हैं टंगस्टन में लपेटाए हुए, और भी उसी डीएनए के कॉपीज फायर होते हैं, हाँ कि ना? और सेल में टकराते उसके अंदर घुस जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्या होता है, सेल जो है वो बम्बार्ड किए गए हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल के, हाई वेलोसिटी वाले माइक्रो पार्टिकल से, हाँ कि ना? तो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे, इसलिए इन्हें माइक्रो पार्टिकल बोला गया। तो इसमें क्या हुआ, हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए सेल पे। और ये माइक्रो पार्टिकल्स किसके थे? गोल्ड के थे। गोल्ड के थे या टंगस्टन के होते हैं, जिनके ऊपर हम लोग क्या लपेट देते हैं, डीएनए को लपेट देते हैं, हाँ कि ना? इस मेथड तो क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। अब ये जो जीन गन मेथड है ये ताते हैं ये जो जीन गन मेथड है ये बनाया कैसे गया? ये बनाया कैसे गया कि अल्लो तो जो ग्लेन रहती है ना, जो गेहूं लेती है, क्या बोलते हैं जिसे, ग्लेन बोलते हैं, गेहूं जो ग्लेन लेती है, हाँ कि ना? ग्लेन लेती है, ठीक है? और ग्लेन की जो सेल लेती है, ये प्लांट है तो इसकी सेल वॉल है, ये प्लांट है तो इसकी सेल वॉल है। अब अल्लो तो क्या करना था कि एक बैक्टीरिया को इसके अंदर घुसाना था ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो तब उस समय ये जो है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड डिस्कवर हुआ था। उस समय बायोलिस्टिक जीन गन मेथड डिस्कवर हुआ था, हाँ कि ना? क्योंकि बड़ी मुश्किल आ रही थी बैक्टीरिया तो घुसाना अंदर, किसी काम से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए घुसाना था, पर बड़ी मुश्किल आ रही थी। तब ये जाते जीन गन मेथड उस समय डिस्कवर हुआ था, हाँ कि ना? तो इसमें क्या लिखेंगे, सेल्स विद सेल वॉल, जनरली सेल्स विद सेल वॉल आर bombarded, generally cells with cell wall are bombarded with with high velocity microparticles, of gold and tungsten coated with DNA. And this method is known as बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, और फिर क्या है, ये किसके लिए सुटेबल है? ऐसे प्लांट के लिए जिनके पास सेल वॉल है, ज्यादा सुटेबल है। तो और वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो हो जाएंगे प्लांट्स, हाँ कि ना?
तो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल है, तो वो इन पार्टिकल्स के आए हुए इम्पैक्ट को झेल सकती है, हाँ कि ना। यस सर। फिर जो फोर्थ आता है और आखिरी जो इसमें मेथड आता है, वो है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। अब सर ये माइक्रो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन में क्या करते हैं? इंजेक्शन में क्या करते हैं, एक फ्लूइड भरते हैं, दवाई भरते हैं और उसे हमारी बॉडी में घोप के अंदर ही रिलीज कर देते हैं सुई की मदद से, हाँ कि ना। तो इसमें भी वही होगा, हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए लेंगे, उसे सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देंगे, हाँ कि ना। ये सर, उसे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू अंदर इंजेक्ट कर देंगे, हाँ कि ना। यस सर। तो क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मान लेते हैं ये जो है ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, जो वो लेता है हमारा डिजायर डीएनए, उसे क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, हाँ कि ना। हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो ये किस में किया जाएगा, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसके लिए जनरली प्रेफरेबल होता है, तो सुई से आसानी से हो जाता है, इसीलिए इसे माना जाता है बेस्ट फॉर एनिमल सेल। ये बेस्ट है एनिमल सेल के लिए, इन चारों मेथड में से बेस्ट है एनिमल सेल के लिए, हाँ कि ना। क्योंकि एनिमल सेल के जो सेल्स है वो कई बार स्पेशलाइजेशन लेते हैं, जैसे उनके पास सीलिया रहता है, फ्लैजिला रहता है, तो इलेक्ट्रोपोलेशन थोड़ा सा सही नहीं रहता। ठीक है, केमिकल मेथड में भी केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो कुछ बार रिएक्शंस हो सकते हैं, उससे अच्छा हम लोग माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, सिर्फ सुई के द्वारा ही घुसेल देते हैं, हाँ कि ना। तो ये बेस्ट रहता है एनिमल सेल के लिए, पर ये यूज किया जा सकता है, पर बट कैन बी यूज फॉर प्लांट्स एज वेल, ये प्लांट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, हाँ कि ना। इसमें क्या होता है, इसमें लिखना टी क्या होता है, द recombinant डीएनए मॉलिक्यूल, the recombinant DNA molecule is injected directly is injected directly into the nucleus of an animal cell, of an animal cell using micropipettes, using micropipettes and glass needle। तो इसमें क्या यूज होता है, माइक्रोपिपेट्स। इसमें क्या यूज होता है, माइक्रोपिपेट्स यूज होता है, क्या यूज होता है, माइक्रोपिपेट्स। तो दी न्यूक्लियस में ही सीधा डाल दे रहे हैं, तो क्या यूज होता है, माइक्रोपिपेट्स और क्या, ग्लास नीडल। माइक्रोपिपेट्स और ग्लास नीडल, और ग्लास नीडल, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। हाँ बोलो या ना, बोल बे, क्या, हाँ या ना। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बायोलेस्टेड जीन गन मेथड में क्या किया, हाई स्पीड माइक्रो पार्टिकल कहाँ से आए, जी एक गन से फायर किए, ठीक है, उसे जीन गन बोले, इसे क्या बोले, जीन गन बोले। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक माइक्रो पार्टिकल टंगस्टन और गोल्ड जो लपेट आए हुए थे डीएनए मॉलिक्यूल से, उन्हें हाई स्पीड में फायर किया गया, और एनिमल ये निताते थे है जो सेल है, उन पे ये जाके टकराए, तो हाई स्पीड में होने के नाम से ये उसे भेद गए, उसकी सेल वॉल, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भेद गए, और अंदर घुसेल दिए फॉरेन डीएनए को, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या हुआ, जो अंदर न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, एनिमल सेल की न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये किस में कर दिया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन न्यूक्लियस में कर दिया जाता है, हाँ कि ना। ये सर। और बायोलिस्टिक जीन गन मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है प्लांट के लिए, और माइक्रो इंजेक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है एनिमल सेल के लिए। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये है, नहीं पीछे होगा इसका, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट मतलब जब होस्ट में हम लोग आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल डालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द होस्ट दैट टेक्स अप द फॉरेन डीएनए इज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पिटेंट होस्ट प्रिपेयरिंग दी होस्ट टू टेक अप दी फॉरेन डीएनए, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या रहता है, जो अब रेडी है फॉरेन डीएनए लेने के लिए, हाँ कि ना। तो इसमें पहला मेथड आता है हीट शॉक मेथड। फर्स्ट दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज मेड competent by treating them with
डाइवेलेंट कैटायन लाइक Ca2+, Ca2+ जैसे आयंस, Ca2+ जैसे आयंस के साथ उन्हें डिलीट किया जाता है, Ca2+ आयन के साथ उन्हें डिलीट किया जाता है। इससे क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल जो नॉन पोलर थी वो पोलर हो जाती है। अब क्या होता है, सेल एज नाउ बाइंड टू डीएनए कैन नाउ बाइंड टू दिस। अब हमारा डीएनए जो इससे बाइंड कर सकता है, एंड देन इट इज फोर्स्ड थ्रू द पोल इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम, और वो धीरे से पोल्स के थ्रू, जो सेल वॉल में पोल्स रहते हैं उसके थ्रू निकल जाता है, एंड इज फॉलोड बाय हीट शॉक, और फिर वो हीट शॉक के साथ फिर उसे हीट शॉक दिया जाता है। ठीक है, प्लेसिंग देम ऑन आइस, फिर 42 डिग्री सेल्सियस, आइस करीब करीब एटलीस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस पे लाना, फिर वापस से आइस पे लग देना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। जो हीट शॉक मेथड है, स्टेप जो है वो फोर्स करता है बैक्टीरिया को टू टेक अप दी डीएनए, हाँ कि ना। दूसरा आ जाता है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है सेल पे, हाँ कि ना। तो यूजुअली परफॉर्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के लिए क्या होता है, इनकी सेल वॉल जो रहती है वो उस इम्पैक्ट को झेल सकती रहती है। एनिमल सेल में करेंगे तो कई बार सेल फट भी जाता है उस इम्पैक्ट के कारण, डैमेज भी हो जाता है। डीएनए इज कोटेड ऑन गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन पे कोट किया जाता है, तो ये इनर्ट होते हैं, सेल के अंदर जाते परेशानी नहीं क्रिएट करते, एंड इज बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी टू प्लांट सेल, और बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी से प्लांट सेल पे। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन, फिर क्या आता है, माइक्रो इंजेक्शन यूजुअली परफॉर्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल, यूजुअली परफॉर्म किया जाता है एनिमल सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यूजिंग अ माइक्रो नीडल, इसमें क्या होता है, माइक्रो नीडल यूज किया जाता है, जिसे हम लोग माइक्रो इंजेक्शन भी बोलते हैं। डीएनए या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें क्या होता है, या तो हम लोग डीएनए यूज कर सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग किसका यूज कर ले, वेक्टर का, तो ये वेक्टर लेस में नहीं आना चाहिए, पर इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह से पॉलन डीएनए भी यूज करते, इसलिए ये वेक्टर लेस मेथड में आ जाता है। फिर आता है disarmed vector like lactobacillus या एग्लोबैक्टीरियम tumefaciens can also be used to directly transform the host, to directly transform the host, हाँ कि ना, ये इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आता है वैसे। ठीक है, जैसे कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल में एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, ठीक है, ये तो उस दिन पढ़ लिए थे। वो वाला नहीं है क्या, केमिकल मेथड नहीं डाला हूँ शायद, इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब आता है इनडायलेम मेथड। इनडायलेम मेथड में क्या होता है, जब हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, जब हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायलेक्ट मेथड। जैसे अब हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायलेम मेथड। अब वेक्टर्स का, कौन से वेक्टर्स का यूज करते हैं, जब डिसआर्म्ड वेक्टर्स, डिसआर्म्ड पैथोजन, मतलब हम लोग किसी और उसका यूज करते हैं, किसका, डिसआर्म्ड पैथोजन बोल सकते हो, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, ताते है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर ले ट्रांसफर करने के लिए। पर क्या जब मैं माइक्रो इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भर के डालूंगा तो क्या वेक्टर यूज हो रहा है, नहीं, उसमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज हो रहा है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेक्टर की तरह यूज किया जाता है तब वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। अगर किसी प्लाज्मिड या किसी प्लाज्मिड तो यूज किया जा रहा है तब मेथड नहीं करता, पर अगर वो प्लाज्मिक पहले किसी और ऑर्गेनिज्म में जा रहा है फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में जा रहा है थ्रू दैट ऑर्गेनिज्म, वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें कौन आएगा, डिसआर्म्ड पैथोजन यूज किया जाता है, इनमें पैथोजन ही क्यों यूज किया जाता है, तो पैथोजन के पास एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है हमारी बॉडी में एंटर करने की, और वो आसानी से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, इसीलिए और अगर पैथोजन को मैं डिसआर्म कर दूं और उसमें अपना फॉरेन डीएनए घुसेड़ दूं तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो भी नेचुरली आसानी से घुस जाएगा। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है, इसका आएगा, क्या लिखना है, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। दूसरा एग्जांपल किसका लिखना है, दूसरा लिखना है लेक्टोवायरस मीडिएटेड ट्रांसफर। तो पहला क्या है, एग्लोबैक्टीरियम,
एजी लिखूंगा, एग्लोबैक्टीरियम तो, और बैक्टीरियम तो पूरा लिख दे रहा हूँ, एग्लोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, हाँ कि ना, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ट्यूमिफेशियन, पूरा नाम एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ना, फेशियन, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। यहाँ पे एग्लोबैक्टीरियम नहीं आएगा अगर एग्लो लिख दिया हूँ वैसे तो एग्लोबैक्टीरियम एक ही शब्द है ना, तो गलत नाम हो जाएगा फिर इसका, उससे अच्छा सही नाम लेता हूँ। एग्लोबैक्टीरियम के लिए एजी हो गया, और फिर ट्यूमिफेशियन क्या होगा, TUMEFA, TUMEFECIAN, ट्यूमिफेशियन मीडिएटेड ट्रांसफर, मीडिएटेड ट्रांसफर, हाँ कि ना, ट्यूमिफेशियन के द्वारा मीडिएट किया हुआ ट्रांसफर, मतलब उसमें ट्यूमिफेशियन बीच में आ जाता है, हाँ कि ना। तो ये किस में यूज होता है, प्लांट सेल में, ये किस में यूज हो रहा है, प्लांट सेल में। और कैसा पैथोजन है ये, देशाम पैथोजन है, ये याद रखना है, इंडायलेमेटा में देशाम पैथोजन तो वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। और ये जो ये है, ये जो एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वाला, ये प्लांट्स के लिए यूज है, ये प्लांट्स के लिए यूज होता है। फिर आता है लेटलोवायरस मीडिएटेड ट्रांसफर, दूसरा आता है लेटलोवायरस मीडिएटेड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ये एनिमल सेल में आता है, ये किस में आता है, एनिमल सेल में आता है, हाँ कि एनिमल सेल में ये यूज होता है, ये किस में यूज होता है, एनिमल सेल में यूज होता है, किस में यूज होता है, ये एनिमल सेल में यूज होता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो अगर मैं पूछूं कि अगर पूछूं कि इनडायलेम मेटा में क्या यूज हो रहा है, इनडायलेम पैथोजन, और अगर मैं किसी, अगर मैं प्लाज्मिड का यूज कर रहा हूं तो वो इनडायलेम मेथड में आएगा, या दाते थे डायलेम मेथड में आएगा, तब वो डायलेम मेथड में आएगा। पर अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहा हूँ तब वो इंडायलम मेथड में आएगा। अब आ जाता है प्रोसेस है जो RDNA टेक्नोलॉजी में किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में कर ले हैं हम लोग। पहला क्या कर ले, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पहला क्या कर ले हम लोग, सिंपल सा जो जिस ऑर्गेनिज्म का वो ओरिजिनली है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन बनाना था तो ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन ओरिजिनली ह्यूमंस का था, तो ह्यूमन से आइसोलेट किए, तो पहला क्या किए, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पहले क्या किया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हम लोग ने पहले लाइगेस एंजाइम के द्वारा उसे निकाला, हाँ कि ना, लाइगेस एंजाइम की से निकाला आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जी हम लिख दे रहा हूँ उसे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट यानी स्मॉल कैप्स में, तो वो जेनेटिक मटेरियल, हाँ कि ना, ठीक है। फिर उसका क्या किया, उसे लेस्टेशन एंजाइम की मदद से सर्टेन लोकेशन में काटा, सर्टेन लोकेशंस में काटा, सर्टेन लोकेशंस में काटा, ताकि मुझे मेरा जीन से मिल जाए, हाँ कि ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटा। तो उसका क्या किया मैंने, कट इन किया, क्या किया, कट इन किया, कट इन किया, कट इन ऑफ डीएनए, क्या किया, कट इन ऑफ डीएनए, कट इन ऑफ डीएनए किया, हाँ कि ना, डीएनए की कट इन की स्पेसिफिक लोकेशन पे, एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए की कटिंग की, हाँ कि ना, स्पेसिफिक लोकेशंस पे डीएनए की कटिंग की, हाँ कि ना। और ये स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, क्लोनिंग साइट बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हो, रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हो, हाँ कि ना। तो हम लोग ने क्या किया, पहले लाइगेज एंजाइम की मदद से ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल निकाला, फिर उसकी कटिंग की, हाँ कि ना। फिर क्या किया, फिर इसमें क्या किया बेसिकली, इसके बाद क्या किए, इसके बाद हम लोग ने उसका एम्पलीफिकेशन करवाया बाय क्या कहते हैं, पीसीआर। तो हम लोग जो बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जीन गन मेथड में भी बोला कि एक नहीं रहता, ये एक नहीं रहता, ये मल्टीपल वो जीन फाइल होते हैं, तो पर मुझे तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से वो एक जीन मिलेगा, तो ह्यूमन इंसुलिन वाला भी एक जीन मिलेगा, हाँ कि ना। तो मल्टीपल जीन कहाँ से पाया कर लूंगा, क्या इतने सारे सेल बर्बाद कर लूंगा, नहीं, मैं क्या कर लूंगा, पीसीआर के थ्रू ये जो जीन है इसे रेप्लिकेट करवा लूंगा, पीसीआर के थ्रू इस जीन को रेप्लिकेट करवा लूंगा।
पल्सर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो तो सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, तो क्या आप सेल को रेप्लिकेट करवाते फिर से हर सेल के मुकाबले तोलोगे, तो वो वही पलेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, पीसीआर क्या करता है, पीसीआर आर्टिफिशियल कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने में मदद करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि जो एंजाइम्स यूज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, ये सब मैं इधर ही दे दूंगा ताकि मैं रेप्लिकेशन करवा पाऊँ। तो एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे मतलब मल्टीपल उसकी कॉपीज बनवाएंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलन जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलन जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलन जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलन जीन, या बोल सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलन जीन, पॉलन जीन, हाँ कि ना। पॉलन जीन के द्वारा उसका एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। पर किधर करवाएंगे उसका एम्प्लीफिकेशन, यानी किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो आगे पढ़ना भी है, आ, कहता क्या, हाँ ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पढ़ना भी है, ठीक है। अरे ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग तो पढ़ना भी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसका लाइगेशन करेंगे हमारे प्लाज्मिड या वेक्टर बैक्टीरियोफाज, जो भी हम लोग वेक्टर यूज कर रहे हैं उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ उसका क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे। इसमें मदद कौन करता है, इसमें हमारी मदद करता है डीएनए लाइगेज। तो टिलेस्टेशन एंजाइम तो वेक्टर तो काट चुका होगा, अब उसका लाइगेशन में कौन मदद कर रहा है, उसे चिपकाने में मदद कौन कर रहा है। तो लाइगेशन किसके द्वारा हो रहा है, डीएनए लाइगेज के द्वारा। ligation with vector, ligation with vector, ठीक है। ligation with vector या ligation with isolated DNA fragment with vector, isolation of DNA fragment with vector, या isolation of isolated डीएनए फ्रैगमेंट, आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट क्यों, तो ये जब हम लोग ने लेस्टेशन एंजाइम के थ्रू काटा, तो इधर लेस्टेशन एंजाइम के थ्रू काट ही लिया, तो मल्टीपल्स अलग अलग जीन होंगे, तो उन जीन में से मुझे कौन सा ह्यूमन इंसुलिन का है वो पता रहेगा कि इतनी लेंथ होगी उसकी, तो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से काट के निकाल लूंगा, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करवाऊंगा ना। तो वरना सीधा एम्प्लीफिकेशन में डाल दूंगा तो सभी जीन एम्प्लीफाई हो जाएंगे, जो गलत हो जाएगा, हाँ कि ना। तो कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन में ही लेस्टेशन एंजाइम का भी यूज करूंगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवा दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट लिखा है। ये जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है इसका वेक्टर के साथ क्या करवाऊंगा, लाइगेशन करवाऊंगा, हाँ कि ना। इसका लाइगेशन करवाऊंगा वेक्टर के साथ, इसका लाइगेशन करवाऊंगा वेक्टर के साथ, हाँ कि ना। विथ वेक्टर लाइक प्लाज्मिड, वेक्टर के ब्रैकेट में लिख लेना प्लाज्मिड, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेसिकली, अब इसका ट्रांसफर करवाऊंगा। अब मैं इसका क्या करवाऊंगा, ट्रांसफर करवाऊंगा होस्ट सेल में या टारगेट सेल में, क्या करवाऊंगा, इसका ट्रांसफर करवाऊंगा, या बोल सकते हो इंसर्शन करवाऊंगा। इंसर्शन ऑफ, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए, इंसर्शन करवाऊंगा आर डीएनए था, ऑफ आर डीएनए, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए, हाँ कि ना। किसमें, होस्ट सेल में, आर डीएनए इंटू होस्ट सेल, इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इंटू होस्ट सेल। इसमें डायलेम मेथड भी यूज कर सकते हैं, इन डायलेम मेथड भी यूज कर सकते हैं, हाँ कि ना। इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इंटू होस्ट सेल, हाँ कि ना, होस्ट सेल, हाँ कि ना। ये सर होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाऊंगा। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद एक प्रोसेस होगा कि अब जो टारगेट सेल के अंदर चल दिया, होस्ट सेल के अंदर चल दिया, अब मैं इससे प्रोडक्ट बनवाऊंगा। अब इससे मैं क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनवाऊंगा, ऑब्टेन करूंगा इससे क्या, ऑब्टेन करूंगा इससे, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन सर्विस, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन सर्विस। जो फॉरेन जीन जो प्रोडक्ट देगा वो उसका, उसे ऑब्टेन करूंगा उस टारगेट सेल से, हाँ कि ना। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हाँ कि ना।
यस सर। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब इस फॉरेन जीन प्रोडक्ट तो क्या ऐसे ही बेच सकता हूँ? नहीं। या अगर कोई केमिकल है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी, उसे प्योरीफाई करवाना पड़ेगा, उसकी चेक इन करवानी पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, मतलब बहुत सी चीजें करवानी पड़ेगी उसे बेचने के लिए। तो ये जब जो चीजें कहलाती हैं ये एक्स्ट्रा कमर्शियल चीजें हो गई, या उसकी चेक इन वेक इन हो गई, ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाती है। ये क्या हो जाती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। हाँ कि ना? अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्यों? क्योंकि आप इसे नीचे सामने लद दे रहे हो लोगों के पास, मार्केटिंग करते, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो वापस से आते हैं प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तीसरा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ फॉरेन जीन बाय पीसीआर। चौथा है लाइगेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विद वेक्टर। पांचवा है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू दी होस्ट सेल और ताते ऑब्टेनिंग। फिर छठा है ऑब्टेनिंग दी फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फिर सातवां है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब टोटल में 7 स्टेप्स हैं। तो पहला क्या है कि आइसोलेट करना। पहले तो आइसोलेट कर लो, जब तक जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट नहीं होगा वो पता नहीं चलेगा। दूसरा होगा कि उसे कट करके पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स के, तो मुझे छोटा सा जीन चाहिए ना, तो उसे निकाल लो और उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पहचान के निकाल लो, हाँ कि ना? उन पीसेस में से। तीसरा हो जाएगा वो जो मैंने पीस निकाला उसका एम्पलीफिकेशन करवा लो, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा लो। फोर्थ क्या हो जाएगा? अब आपने मल्टीपल कॉपीज बनवा ली तो उन मल्टीपल कॉपीज तो मल्टीपल वेक्टर्स के साथ जोड़ दो, जो प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं। फिर पांचवा क्या हो जाएगा? अब ये जो वेक्टर, अब ये जो आर डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसे होस्ट में डाल दो। इसमें डायलेट और इनडायलेट मेथड दोनों यूज हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा छठा मेथड, जो हो जाएगा कि अब होस्ट सेल में तो चल गया, अब होस्ट सेल में से उसमें से प्रोडक्ट बनाओ। तो एडीएन बायोटेक्नोलॉजी करवा क्यों रहे? प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हमारे रेस्पेक्टेड या हमारे इंटरेस्टेड जीन के थ्रू। फिर सातवां क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की, उसे प्योरीफाई करो या उसमें सेल्फ लाइफ और जो बनानी है उसकी मार्केटिंग मार्केटिंग पैकिंग जो करनी है वो करके उसे बेचो, लोगों तक अवेलेबल करवाओ। तो टोटल में 7 स्टेप्स हो गए, हाँ कि ना? 7 स्टेप्स हो गए। अब नोट्स में से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या 7 स्टेप्स दिए लिखा हुए हैं, क्या लिखा हूँ? पहले इसे साफ कर देता हूँ। इरेजर 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 बोले तो इरेजर 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 बोले तो इरेजर इरेजर इरेजर। ठीक है। तो इधर स्टेप्स मैंने लिख दिए थे सर, एक बार का ही लिखे थे शायद, क्या इधर? हाँ, स्टेप्स ऑफ आर डीएनए। ये क्या है? स्टेप्स ऑफ आर डीएनए। ठीक है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन, पहचानना और उसे आइसोलेट करना। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन यूजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिकॉम्बिनेंट एंजाइम। फिर तीसरा यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोलेटिंग डिजायर जीन। यहाँ पे जो मैंने सेकंड स्टेप में दो सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेसिस के उसे लेस्टेशन एंजाइम काटने के अंदर रखा था, तो यहाँ पे बुक में वैसे दिया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला स्टेप अलग से दिया था तो इसे अलग से लिखा। ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? मल्टीपल कॉपीज, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना थ्रू पीसीआर, जिसे हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। फिर पांचवा क्या है? लिंक करना डिजायर जीन को वेक्टर के साथ। फिर छठा क्या है? ट्रांसफर करना होस्ट में। सातवां क्या है? कल्चर ऑफ होस्ट इनटू लार्ज अमाउंट, कल्चर करना लार्ज अमाउंट में, ताकि हम लोग क्या करें? ताकि हम लोग वो बना पाए, क्या? ऑब्टेनिंग ऑफ डिजायर एल जीन प्रोडक्ट लिखा था ना, ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, वो यही है कि प्रोडक्ट तो ऑब्टेन करने के लिए, हाँ कि ना? अब प्रोडक्ट तो ऑब्टेन कर लिया तो उसका प्योरिफिकेशन करना है, मार्केटिंग करनी है, या उसे उस प्रोडक्ट में से होस्ट तो हटाते वो प्रोडक्ट अलग करना है। तो अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उस कंटेनर के पूरे मिक्सर में वो प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा और वो भी प्रेजेंट होगा। कर लो तो होस्ट तो थोड़ी ट्रांसफर करना है, अल्लो तो सिर्फ प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है ना, तो प्रोडक्ट तो आइसोलेट करना पड़ेगा उस मिक्सर में से, तो वो सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ जाता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है।
हर हर महादेव, जय खाटू श्याम, जय श्री राम।